अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान की एक ज़बरदस्त क्राइम स्टोरी जिसका नाम है जिन बहनों के भाई नहीं होते। मैंने उसे कहा, पहले मुझे लड़की दिखा दो, हो सकता है ये वो लड़की ना हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। उसने जवाब दिया, ये वही लड़की है जिसने कोठी में एक शहरी बदमाश को कत्ल किया है। ये लड़की जवान, खूबसूरत और कंवारी है। आप पुलिस का रिकॉर्ड देखें तो आपको कई एक नाकाबिले यकीन और अनहोने वाक़यात नज़र आएंगे, जैसे पुलिस के किसी ज़रख़ेज़ दिमाग थानेदार ने कहानियाँ घड़ ली हों या कोई अफसाना नवीस अलफ लैलवी दास्तान सुना रहा हो। लेकिन पुलिस वालों के लिए कोई वारदात हैरान कुन नहीं होती। इंसानी फितरत बड़ा ही गहरा और बहुत ही वसी समुंदर है। इस समुंदर में क्या कुछ छुपा हुआ है, ये आपको इल्म नफ्सियात का कोई तजर्बाकार डॉक्टर बता सकता है या वो पुलिस इंस्पेक्टर जो तफ्तीश में दयानतदार, मेहनती और मुखलिस हो। ये वारदात जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ ऐसी वारदातों में से एक है जो हर उस शहरी के लिए अगर नाकाबिले यकीन नहीं तो हैरान कुन ज़रूर होगी जो इंसानी फितरत को नहीं समझता। मेरी कहानियाँ पढ़ते वक्त ये ख़ास तौर पर पेश नज़र रखें कि मैं वारदात के शहरों, कस्बों, देहात और किरदारों के नाम नहीं लिखा करता। कभी सहूलत के लिए किरदारों के जो नाम लिखता हूँ वो सही नहीं होते। इस एहतियात की वजह यह भी है कि मुतल्लिका ख़ानदान हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे और यहाँ बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं उनकी तौहीन का बाइस नहीं बनना चाहता। शहर से ज़रा बाहर खुले इलाके में एक सिख ताजिर ने कोठी बनवाई जो अभी गैर आबाद थी। उसके सामने अभी रेत, सीमेंट और मिट्टी वगैरह बिखरी हुई थी। एक सुबह इत्तला मिली कि उस कोठी के बरामदे में एक लाश पड़ी है। मैं ज़रूरी अमले को साथ लेकर पहुंचा। बड़ा अच्छा इत्तेफाक था कि गश्त वाला कांस्टेबल कहीं करीब था। उसने अक्लमंदी की कि कोठी के दोनों फाटक बंद कर दिए। अगर वो ऐसा ना करता तो तमाशाई अंदर जाकर खुरे तबाह कर देते। इस तरह सुराख रसानी में बहुत दुश्वारी पैदा हो जाती है। मैं फाटक में दाखिल हुआ तो रेत, सीमेंट और मिट्टी पर खुरे वाज़े थे। खोजी बुलवाया और ख़ुद उन खुरों से बचता हुआ अंदर गया। लाश दरवाज़े में पड़ी थी। सर से कोल्हूं तक बरामदे में और टांगें कमरे में। खून बहकर बरामदे से भी बाहर चला गया था। ये 35 साल के लगभग उम्र का एक मुसलमान था। खासा खूबरू आदमी था। कमरे में लाश के पाँव के करीब एक छुरी पड़ी थी जो कसाब इस्तेमाल करते हैं और घरों में भी इस्तेमाल होती है। उस छुरी के 2 ज़ख़म लाश के पेट में थे और एक सीने में। लाश के दाएं हाथ की हथेली पर छुरी का गहरा कट था जो ज़ाहिर करता था कि मकतूल के पेट में छुरी गई तो उसने छुरी पकड़ी। कातिल ने छुरी खींची तो मकतूल का हाथ कट गया। खोजी के आने तक मैंने खुरों की तरफ तवज्जो ना दी, जाए वारदात को गौर से देखने लगा। शायद सुराख रसानी में मदद करने वाली कोई चीज़ मिल जाए। कमरे में फ़र्श पर कांच की 2 चूड़ियों के टुकड़े मिले। जिस दरवाज़े में लाश पड़ी थी उसके एक कबाड़ के पिछली तरफ एक कील गाड़ी गई थी। वो कोई 2-3 सूतर सामने से बाहर निकली हुई थी। उसके साथ बारीक से कपड़े का ज़रा सा टुकड़ा अटका हुआ था। वो बमुश्किल निस्फ इंच होगा। मैंने ये टुकड़ा कील से उतारा और गौर से देखा। ये किसी औरत के दुपट्टे का था जो साफ ज़ाहिर करता था कि कोई औरत अंदर से निकली तो उसका दुपट्टा जो मलमल और रेशम से ज़्यादा बारीक था इस कील में फंस गया। औरत ने जल्दी में खींचा और ये टुकड़ा यहीं रह गया। चूड़ियों के टुकड़ों और दुपट्टे के इस छोटे से टुकड़े ने ये वजाहत कर दी कि मकतूल के साथ एक औरत थी। 2 ही बातें हो सकती थीं। एक ये कि मकतूल उस गैर आबाद कोठी में उस औरत को ज़बरदस्ती बेआबरू करने के लिए लाया था और औरत के लवाहिकीन बर वक्त पहुँच गए, या मकतूल के साथ कोई और आदमी था जिसका मकतूल के साथ उस औरत पर झगड़ा हो गया। जिनसी जराइम के मुजरिम दरिंदे हुआ करते हैं। ऐसे मुजरिमों के दरमियान एक औरत आ जाए तो उनकी हालत कुत्तों जैसी हो जाती है। मुझे शक हुआ कि ये वारदात इसी नौइयत की है। खोजी बहुत देर से आया। मैंने
اس دوران لاش کی برآمدگی، اسے اپنے قبضے میں کرنے اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنے کی کاغذی کارروائی مکمل کر لی۔ جن 2 آدمیوں کے میں نے بطور گواہ دستخط لیے، ان میں سے ایک نے مقتول کو پہچان لیا۔ مقتول دکاندار تھا۔ اس کی چوڑیوں، سرخی پاؤڈر، لپسٹک وغیرہ اور عورتوں کے بناؤ سگار اور دیگر زنانہ ضروریات کی دکان تھی۔ شکل و صورت سے وہ معمولی قسم کا دکاندار معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے گھر کا پتہ بھی مل گیا۔ اتنے میں کھوجی آ گیا۔ وہ کم و بیش 60 سال کی عمر کا آدمی تھا۔ اپنے فن میں جادوگر لگتا تھا۔ بعض اوقات ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے بچپن میں جو کھرے اپنے باپ کے ساتھ دیکھے تھے وہ بھی اسے ابھی تک یاد ہے۔ اس نے کوٹھی کے دونوں پھاٹکوں سے باری باری کوٹھی کے برآمدے تک زمین دیکھی، پھر مقتول کی جوتی کا تلوا دیکھا اور ہر ایک کھرا مجھے دکھا کر تشریح کی کہ مقتول اس پھاٹک سے اندر گیا، عورت اس کے بعد یا اس کے پیچھے پیچھے اسی پھاٹک سے اندر گئی۔ یہ دیکھیے، کھرے پر کھرا چڑھا ہوا ہے۔ مقتول باہر نہیں نکل سکا، کمرے میں قتل ہوا اور دروازے میں گرا۔ پھر 2 آدمی دوسرے پھاٹک میں سے اندر گئے۔ عورت برآمدے میں تھی یا کمرے میں؟ پھر یہ عورت ان 2 آدمیوں کے ساتھ چلی گئی۔ کھوجی نے واپسی کے کھرے مجھے دکھا کر کہا، یہ 2 آدمی برآمدے کی طرف منہ کر کے کھڑے۔ یہ دیکھیے، عورت برآمدے سے کچے پر آئی ہے۔ اب ایک آدمی اس کے دائیں ہے اور دوسرا بائیں۔ عورت اپنی مرضی سے جا رہی ہے، اسے کوئی گھسیٹ نہیں رہا، کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ عورت دانے کے طور پر استعمال کی گئی ہے۔ یہ 2 آدمی مقتول کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اسے یہاں لانے کے لیے انہوں نے اس عورت سے پھانسائے۔ وہ عورت کے جھانسے میں آ گیا اور دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ لیکن میرا مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ 2 آدمی کون تھے اور وہ عورت کون تھی۔ قتل کا باعث اور طریقہ معلوم کر لینا ہی کافی نہیں تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور میں کھوجی کو ساتھ لے کر یہ دیکھنے کے لیے باہر نکلا کہ یہ 2 آدمی اور عورت کس طرف گئے۔ تماشائیوں کو ہم نے کوٹھی کے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ ارد گرد کا علاقہ کچا تھا۔ کوٹھی کے قریب سے ایک سڑک گزرتی تھی جو شہر جاتی تھی۔ کچا علاقہ کھرا اٹھانے کے لیے بہت موزوں تھا۔ پہلے تو کھوجی سڑک کے ساتھ ساتھ شہر کی طرف زمین دیکھتا گیا، مگر تھوڑی دور سے واپس آ گیا۔ اس زمانے میں ٹریفک کا یہ حال نہیں تھا۔ لوگوں کے پاس اتنی زیادہ کاریں، بسیں اور سکوٹر وغیرہ نہیں تھے۔ کوٹھی کے پھاٹک پر اس نے کھروں کے رخ دیکھے تو غیر آباد علاقے کی طرف چل پڑا۔ 150 گز آگے جا کر سڑک ایک طرف مڑ جاتی تھی۔ وہاں سے اس نے مجھے آواز دی۔ میں گیا تو اس نے کہا، آپ کی تفتیش شہر سے نکل گئی ہے۔ اس نے زمین پر چھڑی کا سرا رکھ کر کہا، یہ جا رہے ہیں آپ کے ملزم۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں تو ملا دی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے زمین پر کچھ نظر نہ آیا۔ وہ مجھے آگے لے گیا۔ یہ علاقہ ویران اور بنجر تھا۔ کچی مٹی، کہیں پتھر کی طرح سخت، کانٹوں والی جھاڑیاں، درخت وغیرہ۔ زیر کاشت کھیت دور آگے سے شروع ہوتے تھے۔ ہم کوئی 20 قدم آگے گئے تو کھوجی ایک جگہ رک کر جھک گیا، کہنے لگا، عورت اپنی مرضی سے نہیں جا رہی، ذرا غور سے دیکھیں، وہ یہاں رک گئی ہے، آدمی اسے کھینچ رہے ہیں، یہ کھرے اس کی مرضی کے نہیں۔ میں نے دیکھا کھرے گڈ مڈ تھے، زنانہ پاؤں بے قاعدہ تھے۔ کھوجی آگے چلتا گیا اور بار بار کہتا رہا، ملک صاحب معاملہ گڑبڑ ہے، عورت کی مرضی کچھ اور ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملزموں کے کھرے بعض اوقات واردات کی کہانی بیان کر دیا کرتے ہیں، لیکن یہ کہانی سنانے کے لیے ماہر کھوجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کھوجی کے ساتھ کھرا اٹھاتے ہوئے چلیں تو وہ اس طرح کھرا بیان کرتا جائے گا جیسے وہ ملزموں کی حرکات اور چال دیکھ رہا ہے اور آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے۔ کھوجی مجھے بتا رہا تھا کہ عورت کو زبردستی لے جایا جا رہا ہے۔ مجھے کچھ بجھے بجھے، ادھورے اور کچھ نمایاں کھرے نظر آ رہے تھے۔ ہم اور دور نکل گئے۔ کھرے ہمیں عام راستے سے ہٹا کر ویران علاقے میں لے گئے۔ میں نے ایک جگہ رک کر آگے دیکھا تو تقریباً 50 قدم دور ایک جھاڑی کے ساتھ الجھا ہوا کپڑا مجھے نظر آیا۔ میں دوڑ کر وہاں پہنچا۔ کانٹوں والی ایک جھاڑی کے ساتھ جارجٹ کا ایک دوپٹہ الجھا ہوا تھا، اس پر خون کے دھبے تھے اور خون میں بھیگا ہوا پورا ہاتھ لگا ہوا تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ مقتول نے اپنا یہ ہاتھ پیٹ کے زخم پر رکھا، پھر عورت کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ عورت کی پیٹھ پر پڑا،
खून आलूद हाथ का पूरा निशान दुपट्टे पर लगा और औरत भाग गई। उस दुपट्टे का रंग फिरोज़ी था। मैंने जेब से वो ज़रा सा टुकड़ा निकाला जो दरवाजे से निकली हुई कील के साथ अटका हुआ था। दुपट्टे से मिलाया, ये उसी दुपट्टे का टुकड़ा था। मैंने दुपट्टे को देखा, एक जगह से टुकड़ा गायब था और धागे खिंचे हुए थे। साबित हो गया कि ये दुपट्टा उसी औरत का है जो गैराबाद कोठी में मकतूल के साथ थी। बाकी कहानी खोजी ने बयान कर दी। उसने ज़मीन पर झुककर देखा। एक तो उसने एक चूड़ी के 3 टुकड़े उठाकर मुझे दिए। मैंने उन्हें मिलाया तो पूरी चूड़ी बन गई। उस चूड़ी का रंग और डिज़ाइन वही था जो जाए वारदात से बरामद होने वाली चूड़ियों का था। वहाँ खुरे बुरी तरह गड़मड़ थे। खोजी ने बहुत गौर से खुरे देखे और कहा, औरत आगे नहीं जा रही, उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही है, ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। वो वापस जाने की कोशिश कर रही है। आदमी उसे रोक रहे हैं। वो बैठ गई है। ये निशान गौर से देखें, ये हाथ का निशान है। यहाँ से जब उसे उठाने की कोशिश की गई है, उसका दुपट्टा झाड़ी के कांटों ने पकड़ लिया है। खोजी उठकर आगे गया। ज़मीन पर झुक झुक कर चलते 20-25 कदम दूर चला गया और वापस आ गया। फिर मुझे साथ ले जाकर खुरे दिखाने लगा। अब आपको औरत का खुरा नज़र नहीं आएगा क्योंकि इनमें से एक आदमी ने उसे उठा लिया है। उसने खुरों को गौर से देखकर एक खुरे पर छड़ी रखी और कहा, इस आदमी के ऊपर वज़न है। आगे जाकर एक जगह खुरे पूरी तरह वाज़े हो गए। ज़मीन भुरभुरी थी। मैंने फ़ौरन हेड कांस्टेबल को बुलाया। अमला मेरे साथ था। मैंने उसे कहा कि इन खुरों का मोल्ड फ़ौरन तैयार कराओ। उसने एक कांस्टेबल को वहाँ पहरे पर खड़ा कर दिया और ख़ुद मोल्ड का इंतज़ाम करने चला गया। ये दोनों देहाती हैं, खोजी ने कहा। देहाती जूतियाँ पहने हुए हैं। औरत के मुतालिक मुझे शक है। खोजी की ये राय मेरे लिए हैरान कुन थी क्योंकि देहातियों की किसी शहरी दुकानदार से क्या दुश्मनी हो सकती थी। ये वारदात राजनी की भी नहीं थी क्योंकि मकतूल की जेब से 136 रुपये बरामद हुए थे। घड़ी और सोने की एक अंगूठी उसके जिस्म के साथ थी। यही कुछ सोचता हुआ मैं आगे बढ़ता गया। कुछ दूर बेशुमार गर्द उड़ती नज़र आई। खुरों का मामला चौपट होता दिखाई दिया। मवेशियों का बहुत बड़ा रेवड़ फैला हुआ आ रहा था। ये मवेशियों की खरीदो फरोख्त करने वाले लोग थे। वो 100-150 भैंसें, गायें और बैल साथ लिए नकल मकानी करते रहते थे। ऐसा ही एक रेवड़ चला आ रहा था। रुख हमारी तरफ था। रोकना मुमकिन नहीं था। कमोबेश 100 मवेशी हमारे करीब आ गए और दूर दूर तक फैले हुए गुजर गए। हम उनके दरमियान खड़े रहे। बहुत गर्द उड़ रही थी। रेवड़ गुजर गया तो 6-7 आदमी उसके पीछे नज़र आए। मुझे वर्दी में देखकर घबरा गए। उनमें से एक ने एक सैंडल उठा रखी थी जो उसने पिछले स्टेप से पकड़कर एक भैंस को मारी। खोजी ने उसे बुलाया। ये सैंडल उसके हाथ से लेकर तलवा देखा। मैंने भी देखा। ये शहरी किस्म की सैंडल थी जो उस किस्म के आदमी के पास नहीं होनी चाहिए थी। ये एक ही पाँव था। उसने हमारे पूछे बगैर कहा, हुजूर ये पाँव वहाँ पड़ा था। उसने पीछे इशारा किया। मैं उसे उस जगह तक ले गया। वो जगह कोई 3 फरलॉन्ग दूर थी। उसने बताया कि ये पाँव यहाँ पड़ा था। उसने उठा लिया। वो बहुत डरा हुआ था। उस पर किसी किस्म का शक नहीं किया जा सकता था। अलबत्ता उन लोगों पर मुझे गुस्सा बहुत आया क्योंकि उन्होंने खुरे तबाह कर दिए थे। अलबत्ता कातला या मग़विया की एक निशानी मुझे दे गए। मैंने सैंडल का ये पाँव अपने पास रख लिया। मैं वहीं रुक गया। आगे जाने का इरादा तर्क कर दिया। मैं सोचने लगा। एक सूरत ये दिमाग में आई कि ये औरत अगवा की जा रही थी। मकतूल ने उसे उन आदमियों से छुड़ाने की कोशिश की और मारा गया। लेकिन औरत कमरे में थी तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये 2 आदमी उस औरत के साथ गैराबाद कोठी में ज़बरदस्ती कर रहे थे। औरत के शोर पर मकतूल अंदर गया और मारा गया। मगर औरत के दुपट्टे पर खून आलूद हाथ का निशान क्यों? सोच कर मैंने खोजी से कहा कि चलो थाने चलें। मेरा ये फ़ैसला गलत था। मुझे उस इलाके को और ज़्यादा खोजना चाहिए था। मगर मवेशियों के रेवड़ ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। ये इंसानी फितरत की कमज़ोरियाँ होती हैं जो गलत फ़ैसले करा देती हैं। पुलिस इंस्पेक्टर को मदारियों जैसे करतब दिखाने पड़ते हैं, लेकिन वो आम जहन का इंसान होता है। ज़रा सी भूल चूक या गलत ख़याल उसकी तफ्तीश का बेड़ा गर्क कर देता है। मैं थकने या हारने वाला आदमी नहीं था, मगर मवेशियों के रेवड़ ने मेरा मूड ऐसा तबाह किया कि मैं वापस चला गया।
مجھے صرف سینڈل کا ایک پاؤں ملا، جسے دیکھ کر کھوجی نے تصدیق کی کہ جو کھرے ہم نے کوٹھی سے یہاں تک دیکھے وہ اسی سینڈل کے ہیں۔ میں تھانے میں پہنچا تو شام کے 4:15 بج رہے تھے۔ میرے ASI رگھو ناتھ نے مقتول کے گھر کا اتا پتہ معلوم کر لیا تھا، اس کے لواحقین کو اسپتال لے جا کر لاش کی شناخت کرا لی تھی۔ میں نے مخبروں کو ہدایات دے دیں، جن میں سب سے زیادہ ضروری یہ تھی کہ مقتول کے متعلق جس قدر معلومات فراہم ہو سکیں کریں، یعنی اس کا چال چلن، اس کی دوستیاں اور اس کی دشمنیاں، اس کے گھریلو حالات۔ چال چلن معلوم کرنا تو بہت ضروری تھا، کیونکہ واردات میں ایک عورت ملوث تھی۔ میرے قیاس کے مطابق عورت کی وجہ سے یا عورت کے ہاتھوں وہ شخص قتل ہوا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کی بیوی سے پوچھ گچھ کی۔ وہ روتی تھی، سوالوں کا جواب اس انداز سے دیتی تھی جیسے اسے اس تفتیش کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو۔ میں نے پوچھا کہ مقتول کا سلوک اس کے ساتھ کیسا تھا؟ جیسا تھا ٹھیک ہی تھا، اللہ اس کی قبر ٹھنڈی کرے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے علم میں ہے کہ اس کا کسی عورت کے ساتھ دوستانہ تھا؟ اس نے جواب دیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کی اس انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ خاوند کو پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ خاوند کے ساتھ اس کا کبھی جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا کبھی نہیں۔ یہ اچھی شکل و صورت کی عورت تھی، اس کے 3 بچے تھے، بڑا لڑکا عمر 15 سال، ایک لڑکی عمر 10 سال اور ایک لڑکا عمر 2 سال۔ مجھے اس عورت پر شک ہو گیا تھا، وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ میں نے اس سے اور کچھ نہ پوچھا، اسے پتہ نہ چلنے دیا اور اس کے بیٹے کو میں تھانے لے گیا۔ اس کے ساتھ میں نے دوستانہ باتیں کی اور اس کے باپ کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا، تو اس پر پولیس کا جو خوف طاری تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ آخر بچہ تھا، میری پیار بھری باتوں کے چکر میں آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا۔ اس کی ماں اس کے باپ سے اکثر لڑتی تھی، 3-4 بار ماں روٹھ کر میکے چلی گئی تھی۔ اس کا باپ اس کی ماں کو کبھی کبھی مارتا پیٹتا بھی تھا۔ لڑکے کے 2 ماموں 2-3 بار آ کر اس کے باپ سے لڑے بھی تھے۔ میں نے پوچھا کہ وہ تمہارے باپ سے لڑے کس طرح تھے، یعنی ہاتھا پائی ہوئی تھی یا زبانی لڑائی؟ لڑکے نے بتایا کہ لڑائی گالی گلوچ تک ہوتی تھی۔ ایک بار چھوٹے ماموں نے ابا کو کہا تھا کہ اب ہماری بہن کو تم نے پریشان کیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان دونوں آدمیوں کو تھانے بلایا، پہلے بڑے بھائی کو اندر بلایا۔ اس سے میں نے پہلا سوال یہ پوچھا، مقتول تمہارا بہنوئی تھا، اس کے ساتھ تمہارا کیا جھگڑا تھا؟ کچھ بھی نہیں جناب، کوئی جھگڑا نہیں تھا، وہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے اور کچھ نہ پوچھا، اسے باہر بھیج کر چھوٹے کو اندر بلایا۔ میں نے سوچا اگر چھوٹے بھائی نے بھی کہا کہ بہنوئی کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا تو میں دونوں کو تھانے میں بند کر لوں گا، مگر چھوٹے بھائی کا رویہ مختلف تھا۔ وہ 18-19 سال کا نوجوان تھا، خون میں جوش تھا۔ میں نے اس سے پوچھا مقتول کے ساتھ تمہارا کیا جھگڑا تھا؟ اس نے جوشیلے لہجے میں کہا، وہ عورتوں کا شکاری تھا، مجھے خوشی ہے کہ وہ مارا گیا، اگر وہ قتل نہ ہوتا تو میں خود اسے قتل کر دیتا۔ اس کی زنانہ سامان کی دکان ہے، طرح طرح کی عورتیں اس کے پاس جاتی تھیں، یہیں سے وہ عورتوں کا شکاری بنا تھا، ہماری بہن کو گھر سے نکالنا چاہتا تھا۔ تمہارا بڑا بھائی کیوں کہتا ہے کہ مقتول کے ساتھ تمہارا کوئی جھگڑا نہیں تھا؟ وہ سیدھا سادہ شریف آدمی ہے، پولیس سے ڈرتا ہے۔ مجھے بھی کہتا تھا کہ تھانے میں یہ نہ بتانا کہ ہمارا مقتول کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا، ورنہ قتل میں پکڑے جائیں گے۔ میں نہیں مانا، میں نے کہا کہ پولیس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرنے والا کس کماش کا آدمی تھا، اس نے ضرور کسی کی بہو بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا اور مارا گیا۔ کوئی ایک عورت بتا سکتے ہو جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے؟ اس نے بہت سوچا، پھر کہنے لگا، اس کا زیادہ دوستانہ ہندوؤں کی عورتوں کے ساتھ تھا۔ ایک بار 2 سکھوں نے اسے دکان میں پیٹ بھی ڈالا تھا، وہ دیہاتی تھے، ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ عورت اس کی دکان میں گئی اور دونوں سکھ باہر کھڑے رہے۔ مقتول نے نہ جانے اس عورت سے کیا کہا کہ عورت نے اسے گالیاں دینی شروع کر دی۔ سکھوں نے اندر جا کر اسے خوب پیٹا۔ کب کا واقعہ ہے؟ 2 مہینے گزر گئے۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ مقتول کی دکان کے ساتھ والے دکانداروں سے معلوم کرے کہ جن سکھوں نے مقتول کو پیٹا تھا انہیں کوئی جانتا پہچانتا ہے اور کیا ان کی نشاندہی ممکن ہے۔ میرے دماغ میں تفتیش کی یہ لائن آ گئی تھی کہ مقتول عورتوں کا شکاری تھا۔ اس کی تصدیق میرے 2 مخبروں نے شام سے پہلے کر دی تھی، انہوں نے بھی شکاری کا لفظ ہی استعمال کیا تھا۔
2-3 दुकानदारों ने उन्हें बताया था कि औरत से बाइश और नुमाइश के सामान की इतनी शैदाई होती है कि कोई ना कोई औरत कीमती और दिलकश चूड़ियाँ मुफ्त हासिल करने के लिए अपनी इज्जत तक कुर्बान कर देती है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह कोई औरत ऐसी निकल आती है, इसी तरह कोई दुकानदार भी ऐसा निकल आता है जो औरतों के इस शौक़ से पूरा फ़ायदा उठाता है। हर औरत और हर दुकानदार तो ऐसा नहीं होता। मकतूल बदी के रास्ते पर चल पड़ा था। ऐसा ही रघुनाथ दुकानदारों से ये रिपोर्ट लाया कि 1.5 महीने से कुछ दिन ऊपर गुजरे कि मकतूल को 2 देहाती सिखों ने पीटा था। दुकानदारों ने यह भी बताया कि सिख औरत ने उसे गालियां नहीं दी थी। मामला गड़बड़ था। औरत दुकान में थी और सिख बाहर थे। मालूम नहीं वो सिखों की क्या लगती थी। सिख अंदर चले गए और मकतूल की इतनी पिटाई की कि अगर दुकानदार छुड़ा ना लेते तो वो उसे जान से ही मार देते। इसके बाद सिख अपनी औरत को बाजू से पकड़कर घसीट कर ले गए। एक दुकानदार ने रघुनाथ को ये भी बताया कि कोई 1 हफ्ता गुजरा, उसने एक बार फिर उस औरत को मकतूल की दुकान के सामने से गुजरते देखा था। ये मालूम ना हो सका कि वो दुकान के अंदर गई थी या नहीं। औरत जवान और ख़ूबसूरत थी। उस दुकानदार ने कहा कि ये औरत सामने आए तो वो उसे पहचान सकता है और दोनों सिखों की शक्लें भी उसे याद हैं। इस रिपोर्ट से मेरे जहन में इस लाइन का आना कुदरती था कि मकतूल उस सिखनी की खातिर मराए। मैं देहाती सिखों की औरतों से वाकिफ़ था। सही मानों में शेर और दलेर होती हैं। दोस्ती में शेर और दुश्मनी में दलेर। दोस्ती या दुश्मनी औरत से हो या मर्द से, उस औरत का मकतूल के साथ दोस्ताना था। वो उसकी दुकान में आती थी। ये सिख उसके भाई भी हो सकते थे और खाविंद और देवर भी। उन्होंने एक रोज़ इशारा पाकर मकतूल की दुकान में पीटा और अपनी औरत को घसीट कर ले गए। उस सिखनी ने दोस्ती निभाई और मकतूल से मिलती रही। आखिर खैराबाद नई कोठी में उसके साथ मौके पर पकड़ी गई। यही 2 सिख उसके ताक़ुब में आए होंगे। उन्होंने उसके आशना को कत्ल किया और अपनी सिखनी को साथ ले गए। रास्ते में वो घर जाने से मुनकर हो गई। सिखों ने उसे मारा, पीटा, घसीटा। उसकी एक चूड़ी वहाँ भी टूटी और दुपट्टा झाड़ी के साथ अटका रह गया और वो औरत को उठा कर ले गए। ऐन मुमकिन था कि वारदात बिल्कुल ऐसे ही हुई हो जैसे मैंने सोची थी, मगर असल मसला तो ये था कि उन सिखों और सिखनी को कहाँ ढूंढूं और जुर्म किस तरह साबित करूं। मुझे अपनी इस गलती का भी एहसास हुआ कि मैंने खुरा आधे रास्ते में मवेशियों के रेवड़ की वजह से छोड़ दिया था। मुझे आगे जाना चाहिए था। शायद मैं मुल्ज़िमों के घर तक नहीं तो उनके गांव तक पहुंच जाता। मैंने सोचा कि ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, अब भी ताक़ुब किया जा सकता है, लेकिन मुझे ये ख्याल भी आया कि मेरा जाना ठीक नहीं। देहात में थानेदार का जाना बहुत बड़ा वाक़या होता है। आजकल के थानेदारों ने तो रिश्वत के लालच में अपनी कदर कीमत और वो रोब रहने ही नहीं दिया जो हमारे वक्तों में था। रिश्वत उस वक्त भी चलती थी। फ़र्क ये था कि कोई थानेदार मुँह खोल कर रिश्वत मांगता नहीं था। देने वाले थानेदार के पाँव में रकम रख जाते थे। थानेदार इस अंदाज से रिश्वत कबूल करते थे जैसे उन्होंने देने वाले पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैंने ये सोचकर देहाती इलाके में ना जाने का फ़ैसला किया कि मुल्ज़िम चौकन्ने हो जाएंगे और अपने बचाव की सूरत पैदा कर लेंगे। मैंने ये काम देहाती मुखबरों, नंबरदारों और चौकीदारों के सुपुर्द करने का इंतज़ाम किया। मैंने पुलिस के बाकायदा और माहिर मुखबरों को मुदरजा झैल हदायत दी। ऐसी सिखनी की निशानदही करें जो जवान है, खूबसूरत है, कमीज़ या शलवार या दोनों फ़िरोज़ी रंग के हैं और दुपट्टा किसी और रंग का, क्योंकि फ़िरोज़ी रंग का दुपट्टा मेरे कब्ज़े में था। चूड़ियाँ प्याजी रंग की। मैंने उन्हें चूड़ियों के टुकड़े दिखाए। उन्हें सैंडल का एक पाँव दिखाकर कहा कि इसका दूसरा पाँव ढूंढें। हो सकता है किसी गांव से बाहर कूड़े करकट के ढेर में फेंक दिया गया हो। किसी घर में किसी सिखनी को भाइयों ने या खाविंद ने मारा पीटा होगा। किसी गांव में कोई सिखनी कत्ल हुई होगी और कत्ल कुदरती मौत कहकर छुपा लिया गया होगा। मैंने ऐसी कुछ और हदायत दी, मगर मैंने किसी मौजज़े की तवक्को ना रखी। बेशक पुलिस के मुखबर अपने काम में माहिर थे, फिर भी मुझे एहसास था कि मैंने उन्हें जो काम सौंपा है वो 3 दिनों में मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो सकेगा। मुझे यकीन हो गया था कि कातिल यही 2 सिख हैं और कोठी में मकतूल के साथ यही सिखनी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि छुरी का एक ज़ख़म जिगर में चला गया है, दूसरा सीने में जिससे फेफड़ा कट गया और तीसरा नाफ से 2 इंच दाएं और 3 इंच नीचे। इससे अंतड़ियाँ कटी हैं और एक कट हथेली पर है। डॉक्टर की राय के मुताबिक मौत रात के 9 और 10 बजे के दरमियान वाक़ हुई है।
लड़की कंवारी थी। अगले रोज़ मैं शहर में फैलाए हुए मुखबरों की रिपोर्टें सुनकर उनके मुताबिक तफ्तीश के ताने बाने बुन रहा था। मैंने मकतूल की बेवा और उसके भाइयों को भी नज़रअंदाज नहीं किया था, लेकिन उन्हें यह तासुर नहीं दिया था कि मुझे उन पर शक है। ये मेरा तरीक़ा तफ्तीश था कि इब्तिदा में मुश्तबा अफराद से वारदात के मुतालिक इस तरह दोस्ताना बातें किया करता था जैसे मैं जाहिल और अहमक हूँ और उनसे मशवरा ले रहा हूँ। बाज़ औक़ात तो जिसके मुतालिक यकीन होता था कि यही मुजरिम है, मैं उसे भी यही तासुर दे दिया करता था कि मुझे उस पर ज़रा बराबर शक नहीं। मैं फ़ौरन ही उसे हिरासत में लेकर अपना इस्तिग़ासा कमज़ोर नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ़ उस वक्त उनकी गर्दन पर हाथ रखता था जब मुझे यकीन हो जाता कि अब उस शख्स की गर्दन मेरे हाथ से निकल नहीं सकेगी। मैंने मकतूल की बेवा और उसके भाइयों को ऐसा ही तासुर देकर खुली छुट्टी दे दी थी और मुखबर उनके पीछे लगा दिए थे। बाईदस कयास नहीं था कि बेवा के दोनों भाइयों ने या छोटे ने अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर मकतूल से इस तरह इंतकाम लिया हो कि किसी औरत की मार्फत उसे कोठी तक लाए और उसे कत्ल करके औरत को साथ ले गए। मैं इन्हीं भूल भुलाइयों में गुम था कि एक मुअज़्ज़िज़ मुसलमान मेरे कमरे में दाखिल हुआ। वो उम्र, लिबास, शक्ल सूरत और डील डोल से मुअज़्ज़िज़ लगता था। मैंने उसे बैठने को कहा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, बात करते शर्म आती है। अगर आप मुसलमान ना होते तो मैं थाने कभी ना आता। मेरी जवान बेटी लापता हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।